हेलो स्टूडेंट, मैं आशा चौधरी और आपके लिए एमएससी का टॉपिक लेके आई हूँ जो परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर और इसके टाइप पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर का। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, इसमें क्या है, हेवरलैंड ने प्लांट टिश्यू कल्चर की खोज की थी। ठीक है, कितने सन में की थी? 1902 में। फिर एक प्लांट सेल है जी, ठीक है। फिर क्या है आगे क्या है? रोबिन्स एवं कोट ने 1922 में की थी। फिर क्या है, कौन से वैज्ञानिक है? ग्रोथेरेट और नोवेकोट एवं हाइट ने 1909। और फिर किसने की थी? फिर यहाँ पे गाजर और तम्बाकू के कैम्बियम में टिश्यू कल्चर हुआ। और फिर यहाँ पे जोहरी एवं भोजवानी ने 1967 में। और फिर क्या हुआ? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्शन टिश्यू कटिंग हुई। फिर एम्ब्रो हुआ। और फिर हेवरलैंड ने 1902 में क्या करा? टिश्यू सेल और ऑर्गन में क्या करे? कल्चर करा। ठीक है, हेवरलैंड ने 1902 में किस में कल्चर किया? टिश्यू में, सेल में, ऑर्गन में और ऑर्गन में कल्चर, तीन चीज, टिश्यू, सेल और ऑर्गन में कल्चर किया। इन्होंने क्या लिया? एक फ्लास्क और एक परख नली ली। इसमें प्लांट कल्चर किया और फिर कल्चर टेक्निक अपनाई। और फिर यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम मतलब पोषण माध्यम में रखा। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब क्या कहलाता है? पादप ऊदक संवर्धन या प्लांट टिश्यू कल्चर। तो यह क्या है? यह एक प्रकार की तकनीकी है जिसमें पौधे के ऊतकों, अंगों और कोशिकाओं को बांझ वातावरण में उगाया जाता है। इसे स्टेलाइज कल्चर या फिर क्या बोलते, इन विट्रो कल्चर भी कहा जाता है। तो याद रखना है, पादप प्लांट टिश्यू सेल क्या कहलाती है? एक प्रकार की तकनीक जिसमें पौधे के ऊतक, अंगों या कोशिकाओं को बांझ वातावरण में उगाया जाता है, जिसे स्टेलाइज कल्चर या इन विट्रो कल्चर कहते हैं। इसकी खोज, प्लांट टिश्यू कल्चर की खोज किसने की? हेवरलैंड ने 1902 में। और किस चीज में? टिश्यू में, सेल में और ऑर्गन में की थी। ठीक है, यहाँ पे देखो, नई किस्मों से पौधों की नई किस्मों से बनाए जाने वाले के लिए क्या हुआ? रोग मुक्त हो गए। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ? उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन हुआ। दूसरा क्या? पौधे की वृद्धि अवधि कम हो गई। आनुवांशिक रूप से उत्पन्न पौधों का उत्पादन किया जा सकता है। फिर क्या है? कीट रोगाणु और फैलाने वाली बीमारियों का खतरा कम होता है। फिर क्या है? और इससे क्या फायदा? दुर्लभ पौधों को उगाया जाता है, जो बहुत ज्यादा उगते नहीं है, उनको भी अच्छे से उगाया जाता है। पूरे साल पौधों को विकसित किया जाता है। और फिर क्या है? नए पौधों के विकास के लिए बहुत कम जगह की जरूरत होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या है? टाइप ऑफ कल्चर, कितने प्रकार के होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर? तो यहाँ पे क्या? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम्ब्रो कल्चर, सेल कल्चर, कैलस कल्चर, बड कल्चर, सीड कल्चर, मेरिस्टेमिक कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ऑर्गन कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर कितने प्रकार के होते? एम्ब्रो, सीड, मेरिस्टेमिक, ऑर्गन, बड, कैलस, सेल और प्रोटोप्लास्ट कल्चर, इतने टाइप के। अब इनके बारे में अपन सभी करके पढ़ेंगे, डायग्राम विथ और साइकिल्स भी इसके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पादप ऊतक संवर्धन कितने प्रकार के? और 6 प्रकार के। तो पहला क्या है? पादप ऊतक संवर्धन 6 प्रकार के होते हैं। बीज संवर्धन, जिसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सीड या फिर बोलते हैं सिंथेसिस सीड। ठीक है, तो इसके बारे में पहले यहाँ देखते हैं थ्योरी बेस। तो इसमें क्या है? सिंथेसिस और आर्टिफिशियल की खोज किसने की? मॉर्सिगन ने की।
किस वैज्ञानिक ने की? याद रखना, मोर्शिगर ने की। और फिर क्या हुआ, इसके अंदर कौन सी सेल होती है? जी आर्टिफिशियल सीड होते हैं, जो पौधे से नहीं उगाए जाते हैं, जी मानव द्वारा निर्मित करे जाते हैं जी बीज। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सीड। तो इसमें आर्टिफिशियल सीड में क्या होता है? सोमैटिक एम्ब्रो होती है, और सोमैटिक एम्ब्रो 2 टाइप की होती है। क्या होता है? डाइहाइड्रेट सीड, जो जल योजन विधि वाले होते हैं, जो नमी वाले होते हैं। और फिर डेसिकेटेड सीड वो होते हैं, वो शुष्क होते हैं, सूखे टाइप के होते हैं। ठीक है, तो क्या है? डिहाइड्रेट सीड जल योजन बीज बीज के अंदर क्या क्या अपन लेते हैं? इसके अंदर लेते हैं सोमैटिक एम्ब्रो, सोडियम एल्जिनेट और कैल्शियम क्लोराइड। इसके लिए क्या रखा जाता है? एक ब्यूरेट में रखा जाता है। एक जो ब्यूरेट है और एक जो बीकर है। ठीक है, एक ब्यूरेट में इसमें क्या रखा जाता है? सोडियम एल्जिनेट। और यहाँ पे क्या रखा जाता है? एक बीकर में बीच में क्या है? ये सोमैटिक एम्ब्रो है और कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, अगर इसके अंदर क्या कराया गया? सोडियम इस सोमैटिक एम्ब्रो और कैल्शियम क्लोराइड के अंदर अपन ने क्या करा कि सोडियम एल्जिनेट की बूंदें इसके अंदर डाल दी। तो क्या हुआ? तो क्या प्राप्त हुआ? इसके अंदर को जो आवरण बन गया उससे क्या बोलते हैं? कैल्शियम एल्जिनेट बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो एल्मिनिंग क्या होता है? पूछ लेते हैं कभी कभी परीक्षा में। एम्बलिंग क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? एक सीड होता है, एक जो सीड क्या होता है, वो न्यू प्लांट जनरेट कर लेता है, और कोई केमिकल डाल के, कोई भी पीजी या फिर कोई भी केमिकल डाल के जनरेट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एम्बलिंग। फिर यहाँ पे दूसरे टाइप का सोमैटिक क्या है? दूसरे टाइप का है डेसिकेटेड सीड, जो क्या होता है? शुष्क होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? ऐसी सोमैटिक हाइब्रिडाई सोमैटिक एम्ब्रो होता है। फिर इसके अंदर ABA मतलब एस्कॉर्बिक एसिड होता है, फिर मीडियम होता है, फिर क्या होता है? पॉलीमर होता है। तो पॉलीमर के अंदर कौन सा लिक्विड डाला जाता है? पॉलीऑक्सी एथिलीन ग्लाइकोज डाला जाता है। ठीक है, और फिर आगे फिर क्या निर्माण होता है? फिर यहाँ पे अपन थ्योरी देखते हैं इसकी, बीज संवर्धन या आर्टिफिशियल सीड या सिंथेसिस सीड। तो यहाँ पे क्या होता है? पूर्ण विकसित पौधे उत्पन्न करने के लिए बीजों को इन विट्रो में संवर्धित किया जा सकता है। यह बांझ पौधे को उगाने के लिए ऊतक संवर्धन के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। बीज संवर्धन एस्पेक्टिक रूप से उगाए गए पौधों से विभिन्न प्रकार के एक्सप्लांट प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो एस्पेक्टिक ऊतक के बेहतर रखरखाव में मदद करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके लिए आर्टिफिशियल सीड क्लियर होगा, सिंथेसिस सीड। और अब आगे देखते हैं कौन सा सीड आ रहा है? भ्रूण संवर्धन या फिर क्या बोलेंगे? एम्ब्रो सिंथेसिस, एम्ब्रो कल्चर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रो कल्चर। इसके अंदर क्या होता है? पहले देख लो, यहाँ पे कोई अपन ने बीज लिया, बीज का चुनाव किया, स्वस्थ बीज का चुनाव किया, फिर वॉश किया, फिर से क्या करा? सरफेस स्टेलाइज किया, फिर वॉश किया, फिर एम्ब्रो एक्सीसेसिंग किया, मतलब देखा कि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या फिर वो तो नहीं, तो माइक्रोस्कोप से इसके लिए परीक्षण किया। फिर एक कांच की बोतल के अंदर उसमें एम्ब्रो ट्रांसफर ऑफ मीडिया कराया गया, मतलब उसके अंदर डाल दिया गया। उसके लिए उस प्लांट के सर बीज के लिए डाल दिया गया, और पानी भर के उस बोतल को ऊपर से ढक दिया। और फिर क्या हुआ? उसके अंदर एम्ब्रो ग्रोथ हुई, मतलब उसके अंदर सूट जनरेट हुई। फिर आगे जाके प्लांट डेवलप हो गया, सूट और रूट दोनों जनरेट हो गई। फिर उसे उसमें से उस बोतल में से उसके लिए निकाल के गमलों में लगा दिया गया, और यही क्या होती? एम्ब्रो कल्चर होता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है? एम्ब्रो कल्चर। एम्ब्रो कल्चर यहाँ देख लो, एम्ब्रो कल्चर की खोज किसने की? हैनिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, पहले यहाँ साइकिल दिया, तो वो देख लो, फिर थ्योरी देखेंगे। तो
इम्ब्रो कल्चर को भ्रूण संवर्धन कहा जाता है और इसकी खोज हैनिंग ने की थी। इसके अंदर एक सीड होता है, फिर उस सीड के अंदर यंग इम्ब्रो होता है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल मीडियम मतलब पोषण माध्यम बोलते हैं। पोषण माध्यम में रखा जाता है इसके लिए, इम्ब्रो के लिए। इसके अंदर प्लांट होता है और फ्लावर होता है और सीड होती है। और फिर इससे क्या होता है? इम्ब्रो का क्या होता है? एक इम्ब्रो का निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया संपन्न के लिए कितना टाइम लगता है? पहले प्लांट हुआ, फिर फ्लावर और फिर सीड और फिर क्या हुआ? इम्ब्रो प्राप्त हो गया अपन के लिए, इम्ब्रो कल्चर। ठीक है, प्लांट। तो इसके लिए क्या होता है? 60 से 65 दिन लगते, 60 से 75 दिन इस साइकिल के लिए लगते हैं। लेकिन अपन प्राकृतिक रूप से करें तो प्लांट, फ्लावर, सीड, फिर क्या होता है इसके बाद? इम्ब्रो, और फिर क्या होता है? न्यूट्रल, और फिर सीड जनरेट होता है, फिर प्लांट प्राप्त होता है। नेचर तरीका है। तो इसके लिए 120 से 150 दिन लगते हैं। और आगे देखते हैं फ्रूट। यहाँ पे देखो क्या है जी? फ्रूट है, फ्रूट और क्या? अल्कोहल 95%, फिर सीड और फिर इम्ब्रो। और जी क्या हो गई जी? इम्ब्रो कल्चर का साइकिल हो गया, 60 से 75 दिन में कंप्लीट होता है। इसके अंदर अपन ने एक बीकर लिया, इसके अंदर क्या डाला? ऑक्सीलिन के मतलब इसके अंदर सीड डाला, तो क्या हुआ? ऑक्सीलिन मतलब सूट का निर्माण करता है और क्या करता है? साइटोसिन रूट का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखो प्रांकुर सूट है, मूलांकर है, रूट है। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ट्रिटिकम और सिसिकल, और यहाँ पे क्या होता है? टेरिसिकल और एंडोस्पर्म के लिए इन दोनों की आपस में क्रिया कराई जाती है। तो भ्रूण को नष्ट करने के लिए क्या करा जाता है? K1 और K2 का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब थ्योरीज की देख लें क्या होता है। भ्रूण संवर्धन या फिर इम्ब्रो कल्चर। भ्रूण संवर्धन एक अपरिपक्व या परिपक्व भ्रूण को इन विट्रो में बांझ रूप से अलग करके और उसे विकसित करके एक व्यवहारिक पौधा विकसित करना है। कुछ पौधों में बीज की निष्क्रियता यांत्रिक प्रतिरोध, रासायनिक अवरोधकों या भ्रूण को ढकने वाली संरचनाओं के कारण भी हो सकती है। भ्रूण को काटकर और पोषण माध्यम में इनका संवर्धन करके अंकुर विकसित करने में मदद मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा कल्चर आ रहा है। 2 कल्चर हो गए अपन, 2 कल्चर देख लिए। तीसरा कल्चर क्या है? तीसरा कल्चर है मैस्टमिक कल्चर। तो मैस्टमिक कल्चर में क्या होता है? यहाँ पे डायग्राम में देख लो पहले। मैस्टमिक कल्चर इसमें क्या होता है? एपिकल मैस्टिक और इसके अंदर एपिकल मैरिस्टमिक और एपिकल मैरिस्टमिक 2 होती हैं। एक होती है सूट वाली, एक रूट वाली। ऊपर होती है तो वो क्या होती है? सूट वाली, नीचे होती है रूट वाली। इसके अंदर क्या होता है? इंटरसेल्यूलर मैस्टमिक, और बीच वाला हिस्सा होता है तना, उसको क्या बोलते हैं? लिटरल मैस्टमिक। और फिर आगे यहाँ पे देखो एपिकल मैस्टमिक होता है, ऊपर वाला टिप एपिकल मैस्टमिक, बीच वाला हिस्सा होता है इंटरसेल्यूलर मैस्टमिक, और नीचे वाला होता है लेटरल मैस्टमिक। इसके अंदर TS ऑफ सूट शोइंग द लेटर मैस्टमिक ओनली। ठीक है, इसके अंदर अपन देखते हैं मैस्टमिक कल्चर के अंदर क्या होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की टहनियों के शीर्षस्थ मैस्टमिक को रोग मुक्त पौधा प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जा सकता है। मैस्टमिक टिप जो 0.2 से 0.5 mm के बीच होती है अक्सर वायरस मुक्त पौधे उत्पन्न करती है और इस विधि को मैस्टमिक टिप कल्चर कहा जाता है। यह विधि कास्टिक पौधों की तुलना में शाखीय पौधों के मामलों में अधिक सफल है। काष्ठीय पौधों के मामले में सफलता तब मिलती है जब प्रस्तुति अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्यारोहण लिया जाता है। शीर्ष प्रसार के बाद जड़ें डाली जाती हैं और फिर जड़ वाले पौधों को गमले में लगाया जाता है।
ठीक है, तो 3 प्रकार के कल्चर देख लिए अपन ने। आगे देखते हैं कौन सा है, कली संवर्धन या फिर क्या बोले एंथर कल्चर। ठीक है, तो एंथर कल्चर भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के बेस से, तो उसको भी अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे एंथर कल्चर हम बोलते हैं, तो इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की, गुहा और महेश्वर ने की। किस पौधे में, धतूरे में, इंडेक्सिंग प्लांट में की। इसके अंदर क्या होता है, एक क्या होता है, डिप्लॉइड प्लांट होता है और एक हैप्लॉइड प्लांट होता है। इसके अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं, वो भी कितने कैसे होते हैं, हैप्लॉइड के होते हैं। तो यहाँ पे एक अपन ने यहाँ पे क्या देखा गया, एक अपन ने प्लांट लिया, उसके अंदर जो फूल होगा और फूल के अंदर एंथर है, तो 2 एन प्रकार, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब डिप्लॉइड पौधा है, उसके अंदर फूल हुए और ये क्या दिख रहे हैं जी, एंथर हैं। दो एंथर को अपन ने लिया, सरफेस ऑफ स्टेलाइज किया और इसे एक परख नली में रख दिया। तो देखो यहाँ पे 2 एंथर दिख रहे हैं और इसे 2 एंथरों को रख के उसमें से क्या प्राप्त हुआ, कल्चर कैलस प्राप्त हुआ। कैलस मतलब गुच्छे के रूप में दिखने लगे वो एंथर। अब यहाँ पे देखो सूट और रूट का निर्माण हो गया और यहाँ से उस पौधे में सूट और रूट देखने लगे, मतलब ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला जड़ें देखने लगी उस पौधे के अंदर। और फिर यहाँ पे क्या हो गया, प्लांट हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त हो गया। ठीक है, और किससे, डिप्लॉइड प्लांट से हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त हो गया। अगर अपन को इसको डिप्लॉइड बनाना तो ये वाली प्रोसेस, ये वाला केमिकल मिला के इसके अंदर अपन द्वारा डिप्लॉइड पौधा निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मेल और फीमेल, मतलब हैप्लॉइड और हैप्लॉइड को मिला के क्या बना है, जाइगोट और डिप्लॉइड प्राप्त हुआ। फिर एम्ब्रोसिस हुआ और फिर एक क्या हुआ, हैप्लॉइड पौधों से क्या हुआ, अपन के लिए एक डिप्लॉइड प्लांट प्राप्त हुआ। प्लांट पैथवे ऑफ डेवलपमेंट को 4 भागों में बांटा गया। पोलन ग्रैंड ले लिया इसके अंदर, फर्स्ट मियोसिस और सेकंड मियोसिस करवाई इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, 2 सेल्स दिख रही हैं जो बराबर हिस्सों में टूटी हैं। फिर यहाँ पे दूसरे वाले में देखो तो यहाँ पे एक बड़ी सेल एक छोटी है, यहाँ पे देखो तो एक बड़ी एक बिल्कुल ही छोटी हो गई और यहाँ पे वैसे ही हो गई। सेकंड मियोसिस में क्या किया गया, यहाँ पे इसके लिए 4 हिस्सों में बांट दिया गया, फिर इसके अंदर 3 हिस्सों में, फिर क्या है, फिर 3 में, फिर इसके लिए फिर से पुनः 4 में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं एंथर कल्चर के बारे में पढ़ लें। कली संवर्धन क्या कहलाता है। कलियों में पत्तियों की धुरी में सक्रिय मेरिस्टेम होते हैं जो एक सूट में विकसित होने में सक्षम होते हैं। एकल नोड संवर्धन वह है जहाँ तने के प्रत्येक नोड को काटा जाता है और पोषण माध्यम पर बढ़ने दिया जाता है ताकि अक्ष से एक सूट टिप विकसित हो सके जो अंततः एक नए पौधे में विकसित होती है। अक्षीय कली विधि में अक्षीय कलियों को पत्ती की धुरी से अलग किया जाता है और थोड़ी उच्च साइटोकाइनिन सांद्रता के तहत सूट टिप में विकसित किया जाता है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको कल्चर समझ में आए होंगे आज का टॉपिक।